नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 17 अगस्त 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल्स आज बड़े बड़े हैं, मतलब लेंथी हैं, अच्छे आर्टिकल्स हैं। लेकिन सबसे पहला आर्टिकल इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी से संबंधित, ये बीच में बड़ा सारा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित, ये तो बहुत ही बड़ा है। इसमें कुछ और आइटम्स भी ऐड करेंगे, इसमें बेसिक्स नहीं है, इथेनॉल होता क्या है वो सब बेसिक्स भी हम ऐड करेंगे। और तीसरे नंबर पे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो तीनों डिटेल से डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छी खबर, गौरव अरोड़ा जो अपनी कम्युनिटी के मेंबर हैं, इन्होंने ईपीएफओ का एग्जाम क्लियर किया, इनकी 62 रैंक आई है। तो गौरव अरोड़ा, मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप यूपीएससी की तैयारी भी करते रहिए, मतलब सिविल सर्विसेज की, और होपफुली आपका इस बार सिविल सर्विसेज में भी अच्छा रैंक आएगा। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इकोलॉजी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये आर्टिकल लिखा गया है आशीष कोठारी के द्वारा। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में वो बोलते हैं, जब 1970s में और अर्ली 1980s में हम बड़े हो रहे थे ना, तो उस समय हमने काफ़ी सारे मूवमेंट्स को देखा, जैसे चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन और कोयल कारो। जल्दी से मैं आपको एक एक दो लाइन बताऊं इन मूवमेंट्स के बारे में। चिपको मूवमेंट कहां पे हुई? उत्तराखंड में। चिपको मतलब पेड़ के चिपक जाओ ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पेड़ को काट ना सके। तो उत्तराखंड में ये मूवमेंट देखने को मिली थी 1973 में। और साइलेंट वैली मूवमेंट कहां पे देखने को मिली? केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेट के अगेंस्ट मूवमेंट थी। वहां पे स्टेट एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहा था। और साइलेंट वैली में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उनको डूबने से बचाने के लिए ये मूवमेंट थी, साइलेंट वैली मूवमेंट, केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। और कोयल कारो डैम बनाया जा रहा था झारखंड में, रांची डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहां पर कोयल और कारो नदी के ऊपर ये डैम बनाया जा रहा था। इसके अगेंस्ट लोगों ने विरोध किया क्योंकि बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो रहा था इस डैम के कारण। इस मूवमेंट को कहा जाता है कोयल कारो मूवमेंट। और नर्मदा तो आपको पता ही है, गुजरात में चली, नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा के ऊपर भी डैम इस्टेब्लिश किया जा रहा था। तो राइटर कहते हैं, मेरे बचपन में ना मैंने बहुत सारी मूवमेंट्स को देखा। सरकार काफ़ी सारे कानून लेके आई थी। याद कीजिए 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आया, पोल्यूशन एक्ट आया 1970s में ही, और 86 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। तो काफ़ी सारे एक्ट्स आए, ये मूवमेंट चल रही थी। तो मुझे लगा था कि देश अब धीरे धीरे अवेयर हो रहा है, डेवलपमेंट और इकोलॉजी के बीच में देश बैलेंस इस्टेब्लिश कर लेगा। लेकिन देखो, उस बात को काफी समय बीत चुका है। आज आजादी को मिले 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो आज अगर हम देखते हैं ना, तो बल्कि जो सिचुएशन है ना एनवायरमेंट को लेके, वो 1970s और 1980s से भी ज्यादा खराब हो गई है। जैसे एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, 480 मिलियन इंडियंस आज के समय में ऐसे हैं जो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो एक साल में हाई टू लेके एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं। वाटर क्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है? 120 आउट ऑफ कितना? 122। 30% लैंड आज के समय में हमारे देश में ऐसा है जो डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन का शिकार हो रहा है। यानी उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लैंड प्रोडक्टिविटी हमारे देश में एवरेज कितनी है? 1/4 या फिर 1/5 है किसकी? जितनी होनी चाहिए उसकी। और देखो, लैंड प्रोडक्टिविटी इतनी कम है, 1/4 या फिर 1/5 है। तो उसे इंक्रीज करने के लिए ना बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से जो सोइल है वो धीरे धीरे मर रही है। वैसे देखो, सोइल को सेव करने के लिए काफी फेमस जो सदगुरु है ना, उन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई हुई है, सेव सोइल मूवमेंट। पेस्टिसाइड्स की अगर बात करें फूड आइटम्स में, देखो ज्यादातर सिटीज में ना फूड आइटम्स में पेस्टिसाइड की जो मात्रा है ना, वो ह्यूमन सेफ्टी लेवल से काफी ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक ने 2013 में यह कहा था, इंडिया अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहा है और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने की वजह से हर साल इंडिया की जीडीपी को 5.7% नुकसान होता है। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्थान कितना है? गैस कीजिए कितना?
180 आउट ऑफ 180, मतलब सबसे लास्ट वाला स्थान इंडिया का ही है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के मामले में। हालांकि देखो, हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे जिसमें राइटर्स कहते हैं ये जो इंडेक्स जिस बेस पे पब्लिश किया जाता है ना, उस बेस में काफ़ी कमियां हैं, मतलब जिन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा जाता है वो बायस्ड हैं, इस वजह से इंडिया का स्थान इतने पीछे है। खैर, राइटर बोलते हैं ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दूसरे देशों का ना ऑब्सेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ज़्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7% रही, 8% रही, 9% रही, जबकि देखो अब ये एविडेंस इस चीज़ के मौजूद हैं कि ह्यूमन वेलबींग की मेजरमेंट के लिए ना जीडीपी एक सही इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये ना इन्वायरमेंट को इग्नोर कर देता है और इन्वायरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोइटेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वैसे सरकार बोलती है कि हम एसडीजी गोल्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की नीतियां इस प्रकार से हैं कि लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एयर, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। जब आप इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देंगे तो एसडीजी गोल्स को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने हाल ही में काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल संबंधित लॉज में फेरबदल किया है, जैसे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में भी बदलाव लाने के लिए हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी की। मतलब ये है सरकार का फोकस इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने पे ज्यादा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे है। एग्जांपल्स देख लीजिए, 2022-23 के बजट में हाईवेज के लिए सरकार ने जितना पैसा एलोकेट किया ना, वो 40 गुना ज्यादा है एज कंपेरिजन टू जितना सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए एलोकेट किया। अगर 1 रुपया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के लिए एलोकेट किया तो 40 रुपए हाईवेज के लिए किए। राइटर कहते हैं देखो, हाईवेज अच्छे होंगे, आपने जर्नी तय कर भी ली तो जाओगे कहां? अगर एयर इतनी खराब होगी, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, तो जाओगे कहां आप? जर्नी तय करके करोगे ही क्या जब इन्वायरमेंट संबंधित इंडिकेटर्स इतने खराब रहेंगे? इसके बाद राइटर बोलते हैं हमने ना एक बुक लिखी थी, मतलब मैंने, आशीष कोठारी और असीम श्रीवास्तव ने मिलके, बुक का नाम था चर्निंग द अर्थ। इस बुक में राइटर्स ने यह लिखा था, जैसे ही देखो हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं ना, तो उसके बाद बहुत सारी एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हमारे देश में आई हैं। ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में नेचुरल मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, टॉक्सिक वेस्ट का इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा है। इस वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ना, उसको तो जैसी सरकार भूल सी गई है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब देखो ये है, इन्वायरमेंट को सस्टेन करना, इन्वायरमेंट के साथ को एग्जिस्ट करना। डेवलपमेंट आप लाना चाहते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो कंसेप्ट है ना, डेवलपमेंट आप लाना चाहते हो, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली जनरेशंस के लिए इन्वायरमेंट सस्टेन करे। अब तो देखो ओशंस देख लीजिए, जहां पे इतने बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मछलियां इतने बड़े स्केल पे पकड़ी जा रही हैं कि उनकी ब्रीडिंग तक नहीं हो पाती, तो मछलियां खत्म हो जाती हैं पर्टिकुलर एरिया में। तो सरकार का फोकस हर जगह यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले कम से कम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहां पे तो प्रोजेक्ट्स नहीं इंप्लीमेंट किए जाते थे, लेकिन आज के समय में तो देखो इनको भी नहीं बख्शा जाता है, इनको भी नहीं छोड़ा जाता है। और देखो इन सब चीजों से वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इनको तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन इसके साथ साथ लोग भी कितना सफर करते हैं। जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलता है, मान लीजिए डैम बनाया जा रहा है, उसकी वजह से आसपास का एरिया पानी में सबमर्ज हो जाएगा, तो लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। और इन लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़्यादातर जंगलों में या फिर दूसरे एरियाज में चलते हैं, तो वहाँ पे आदिवासी और दलित ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है, उसमें एक कंपोनेंट है कोल माइनिंग का सेंट्रल इंडिया में। इस प्रोजेक्ट की वजह से सेल्फ रिलायंट जो आदिवासी कम्युनिटीज़ है ना, वो रिप्लेस हो रही हैं। अब सरकार उनको दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करेगी, तो वो सरकार के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो क्लाइमेट क्राइसिस अभी रियलिटी है। इस बार देखो मार्च में ही कितनी ज़्यादा गर्मी थी और बारिश बहुत ही ज़्यादा इरेटिक आ रही है तो लगातार बहुत ज़्यादा एकदम से आ रही है, नहीं आ रही तो बहुत बहुत समय तक नहीं आ रही। राइटर बोलते हैं मैं लद्दाख गया, वहाँ पे मैंने देखा ग्लेशियर्स की रिसीडिंग की वजह से कुछ गांव वाले ना अपना घर बार छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि ग्लेशियर्स की रिसीडिंग की वजह से पानी की शॉर्टेज हो गई वहाँ पर। लैंसेट की प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की रिपोर्ट ये कहती है हर साल इंडिया में
7,40,000 लोगों की डेथ हो जाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से। और देखो ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज है, इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पता है किस पर देखने को मिलता है? गरीब लोगों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, दूसरे वल्नरेबल सेक्शंस पर, क्योंकि इनको तो बाहर निकलना ही पड़ता है काम करने के लिए। अब एक जो मजदूर है, डेली कमाता है, डेली खाता है, वो ये नहीं चीज कर सकता ना कि आज नहीं काम करूंगा धूप में, मुझे धूप लग रही है, क्योंकि उसको तो पता है कि आज नहीं कमाऊंगा तो शायद रात को खाना बनाने के लिए चूल्हा ना जले। तो इसलिए इन लोगों को काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो। तो इसीलिए इन लोगों पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का। और सरकार कितनी सीरियस है वो आप आंकड़े से देख सकते हो। राइटर के अनुसार क्लाइमेट एक्शन प्लान के लिए सरकार ने कितना एलोकेट किया 2022-23 के बजट में? सिर्फ 30 करोड़। अब यहां पे देखो सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? राइटर के सारे पॉइंट्स तो सुन लिए, अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि यार एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो फिर रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे? हमारे देश में ऑलरेडी इतनी एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप बिल्कुल ही इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बंद कर दोगे तो कैसे रोजगार आएगा? तो राइटर ना बोलते हैं यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी तो हमें इंश्योर करनी है, लेकिन इसके साथ साथ लाइवलीहुड सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करें? क्या दोनों चीजें एक साथ इंश्योर की जा सकती हैं? राइटर कहते हैं हां, की जा सकती हैं। एग्जाम्पल्स देते हैं काफी सारे। 5,000 दलित वुमेन फार्मर्स डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी से, इन्होंने कर दिखाया कैसे ऑर्गेनिक रेनफेड फार्मिंग की सहायता से और इसके साथ साथ ट्रेडिशनल सीड डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करके फुल फूड सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को अचीव किया जा सकता है। और काफी सारे एग्जाम्पल्स राइटर देते हैं, जैसे कच्छ गुजरात में देखो बहुत सारे जो हैंडलूम वेवर्स है ना, जो हथकरघे को इस्तेमाल करते हैं कपड़े को बुनने के लिए, उन्होंने ना ऑर्गेनिक काला कॉटन की सहायता से नए नए हैंडीक्राफ्ट डेवलप किए। काला कॉटन ना ये कच्छ में उगता है, ये रिलेटिवली प्योर कॉटन है, तो इसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत सारे नए नए हैंडीक्राफ्ट डेवलप किए जिसकी मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा है। और इसमें उन्होंने ना कुछ ट्रेडिशनल और न्यू स्किल्स को भी मिक्स किया, तो ये अच्छी चीज है। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है ना, वो देखो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अब इसमें सरकार थोड़े बहुत एलिमेंट्स डाल दे, जैसे नई स्किल्स प्रोवाइड कर दे, इसके साथ साथ कुछ दूसरे आइटम्स को प्रायोरिटी दे दे, जैसे फुटवियर, क्लीनिंग एजेंट, वेसल्स, पोर्ट्री, फर्नीचर, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब समझ गए, ट्रेडिशनल स्किल्स को मिक्स किया जाए न्यू स्किल्स के साथ में और प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी लाया जाए। कम्युनिटी लेड इको टूरिज्म आज के समय में काफी डेवलप हो रहा है। होम स्टे का कंसेप्ट आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों ने अपने घर को होम स्टे के रूप में डेवलप कर लिया है कि टूरिस्ट वहां पे आते हैं, नेचर को देखते हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। अब और सरकार को क्या करना चाहिए? कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज ने कर दिखाया है कि अगर देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है ना इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में, ज्यादा बेहतर ढंग से इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है एज कंपेरिजन टू टॉप डाउन अप्रोच जो प्रोटेक्टेड एरियाज में देखने को मिलती है, जैसे नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो लिंकिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मनरेगा को आप लिंक कर दो ऐसी ऐसी एक्टिविटीज के साथ में जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने से संबंधित हों। नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी का कहना है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, लैंड एंड वाटर रीजनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिटी हेल्थ, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों से बहुत रोजगार के अवसर जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं। लेकिन देखो सरकार को ना अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी। अभी सरकार का फोकस अगर बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस पे है ना, मेगा कॉरपोरेशंस पे, सरकार को प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव पे फोकस करना होगा, कम्युनिटी राइट्स पे फोकस करना होगा, खास करके जो पब्लिक कॉमन्स है ना, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, कोस्ट, नॉलेज, इन सब चीजों की मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर देनी होगी डायरेक्ट ग्राम सभा को और अर्बन एरिया सभा को। सरकार को दोनों तरह के राइट्स का ख्याल रखना होगा, एक तरफ ह्यूमन राइट्स, दूसरी तरफ राइट्स ऑफ नेचर। बट देखो ये सब चीजें आसान नहीं है, सरकार ये सब करेगी नहीं, क्योंकि अगर सरकार ये सब करेगी तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ सरकार जिसने सारी पावर्स अपने हाथ में सेंट्रलाइज करके रखी है वो पावर्स कम हो जाएंगी, तो ऐसा सरकार नहीं करेगी। तो इसलिए ना लोगों को अब मोबिलाइज होने की आवश्यकता है, खास करके जो डिसएडवांटेज सेक्शंस है ना सोसाइटी के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फार्मर्स, फिशर्स, क्राफ्ट पर्सन्स,
LGBT कम्युनिटी के लोग, डिफरेंटली एबल्ड, इन सबको ना मोबिलाइज होने की आवश्यकता है। ये मिल के सरकार पे दबाव डाले अपने हितों के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा बुरा असर इन्हीं सब लोगों पर होगा। अगर सरकार पर दबाव डाल के ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो इंश्योर करवा ली जाती हैं, तो असल में फिर हम रियल अमृतकाल में एंटर करेंगे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल अब देखो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो बेसिक्स की बात करते हैं। ये जानते हैं कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल के बेसिक्स जानते हैं। इथेनॉल जिसे इथाइल एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल या फिर सिंपली एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो वोलेटाइल है। देखो वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से इवापोरेट हो जाते हैं, यानी गैस की फॉर्म में एमिट हो जाते हैं। फ्लेमेबल है, मतलब आसानी से आग लग जाती है। कलरलेस है और थोड़ी सी गंध भी आती है, इथेनॉल से स्मेल आती है। कैसे प्रोड्यूस होता है? नेचुरली देखो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट की सहायता से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ईस्ट जो कि माइक्रोब्स हैं, फंगस की एक फॉर्म है, इनके द्वारा अगर शुगर की फर्मेंटेशन की जाती है तो बायो प्रोडक्ट निकलता है CO2 और इथेनॉल। इसके अलावा कुछ दूसरी पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की सहायता से भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे इथाइलिन हाइड्रेशन। इसके बाद ये देखो एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है। साइको एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है तो मूड, परसेप्शन, बिहेवियर, इन सब में बदलाव आता है। जैसे देखो अल्कोहल, शराब पी के क्या होता है वही समझ लीजिए। इसे मेडिसिनल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करना, और डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट पॉइंट, इथेनॉल को एज ए फ्यूल सोर्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे लास्ट में इसे केमिकल सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में। तो ये हमने इथेनॉल के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। इसके बाद अब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में क्या होता है, इथेनॉल को ऐड किया जाता है कुछ दूसरे रेलेवेंट फ्यूल्स में, फॉर एग्जांपल पेट्रोल में, ताकि उस फ्यूल को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। जैसे देखो ये पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर इथेनॉल ऐड किया जाता है ना तो ये होगा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसके फायदा क्या होंगे, मतलब पेट्रोल में अगर इथेनॉल ऐड किया जाता है तो क्या फायदे होंगे? फायदे देखो होंगे, चूंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इससे पेट्रोल जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, मतलब पूरी तरह से पेट्रोल का यूटिलाइजेशन हो जाता है। और जब फ्यूल पूरी तरह से यूज हो जाता है तो एमिशन काफ़ी कम होता है। तो एक तो जो फ्यूल है वो टोटली यूटिलाइज हो गया एफिशिएंटली, दूसरा एमिशन भी कम हुआ, ये दूसरा फायदा है, एमिशन कम हुआ, पेट्रोल पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया। तीसरा, पेट्रोल यूज भी तो कम हुआ ना, क्योंकि हमने उसमें इथेनॉल ऐड कर दिया। अब 1 लीटर में आपने 15% तो इथेनॉल ही डाल दिया, तो पेट्रोल तो कम यूज हुआ ना। और पेट्रोल, डीजल, ये जिन क्रूड ऑयल से बनते हैं, और क्रूड ऑयल हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सॉरी दूसरे देशों पे है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, तो हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग की सहायता से। ये एक बार आप प्रोसेस देख लीजिए पूरी। इथेनॉल प्राप्त होता है काफ़ी सारी क्रॉप से, जैसे शुगर केन या फिर दूसरे फूड ग्रेन से। इनकी फर्मेंटेशन होती है तो इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बायो प्रोडक्ट मिलते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद प्योर इथेनॉल मिलता है, जिसका ब्लेंडिंग की जाती है दूसरे फ्यूल्स के साथ, फॉर एग्जांपल पेट्रोल। उसे ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेट्रोल स्टेशंस पर, और पेट्रोल की जगह पेट्रोल स्टेशन पर मिलता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और कम एमिशन इससे होता है। तो प्रोसेस देख ली आपने पूरी। अब कंटेक्स्ट पे आते हैं। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी ना, उस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देखो 10%
इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है वो हम अब अचीव कर चुके हैं। यानी पेट्रोल में अब 10% इथेनॉल मिलाया जाता है और वो इथेनॉल प्राप्त होता है शुगर केन से। अब नीति आयोग का नया टारगेट ये है 2025 आते आते 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमें अचीव करना है। राइटर कहते हैं अच्छी चीज है। देखो इसके फायदे तो काफी होंगे। इंडिया अब आपको पता है इतना ऑयल इंपोर्ट करता है। 2021-22 के आंकड़े के अनुसार इंडिया ने $55 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट किया दूसरे देशों से। अगर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हमने अचीव कर लिया तो $4 बिलियन तो हर साल हमारे इसी से बच जाएंगे। कम तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से। फायदे और भी हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से कम एमिशन होगा, इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो फार्मर्स की इनकम बूस्ट होगी, और सबसे बड़ा कम एमिशन होगा। ना सिर्फ देखो एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, मतलब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में जो हमारी कमिटमेंट है उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, बल्कि पोल्यूशन भी तो कम होगा ना, हेल्थ आउटकम इंक्रीज होगी। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अभी देखो जो टारगेट अचीव किया गया है ना 10% का, मेनली ये इथेनॉल तो शुगर केन से प्राप्त होता है। ये अलग अलग वो चीजें हैं जिससे इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, फॉर एग्जांपल एडिबल आइटम्स, शुगर कोन्स, स्टार्च, इनमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, इसमें हम इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं नॉन फूड सोर्सेज से, जैसे राइस हस्क हैं, वुड चिप्स हैं, लकड़ी की चिप्स हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं, जैसे एल्गी हैं। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल ये तो देखो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से बनाए जाते हैं, ये कार्बन नेगेटिव होते हैं। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि देखो 10% जो अब टारगेट को अचीव किया ना, ज्यादातर इथेनॉल प्रोड्यूस किया है शुगर केन से। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा नेगेटिव इंपैक्ट का, कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि इससे फायदे हैं, नुकसान भी हैं। सबसे बड़ी चीज है देखो, अगर फूड सोर्सेज से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है तो सबसे बड़ी चीज फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। दूसरी चीज, अब शुगर केन है, शुगर केन को प्रोड्यूस करने में पानी भी तो इतना यूज हुआ ना। मतलब आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो शुगर केन से, और शुगर केन को प्रोड्यूस होने से करने में पानी यूज हुआ, तो मतलब आप इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए इतना सारा पानी भी तो कंज्यूम कर रहे हो, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट चीज, अब मान लीजिए आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो किससे? शुगर केन से। अब शुगर केन जमीन पे उगाया जाएगा, काफी जमीन लगेगी, लेकिन देखो उसी जमीन पे आप अगर सोलर पैनल्स मान लीजिए इंस्टॉल करवा देते हो तो कितना फायदा होगा? तो बल्कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी और उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा दूरी तय करेंगे, ज्यादा फ्यूल बच जाएगा, ज्यादा ऑयल बच जाएगा जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। समझ गए ना? चॉइस देखिए, एक तरफ आपने मान लीजिए 10 हेक्टेयर भूमि पर शुगर केन उगाया इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए जो पेट्रोल में मिलाया जा सके। दूसरी तरफ आपने क्या किया, 10 हेक्टेयर जमीन पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवा दिए ताकि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो और उस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलें। तो दोनों में बेटर ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला है। वैसे सरकार का यह कहना है हम अब इथेनॉल जो प्रोड्यूस करेंगे ना ज्यादा, वो 2G बायोफ्यूल से करेंगे। 2G बायोफ्यूल में जैसे राइस हस्क है, राइस की हार्वेस्टिंग के बाद जो नहीं बच जाता वो है, अब उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक फायदा ये भी होगा, जो स्टबल बर्निंग होती है ना, जिसकी वजह से हर साल सर्दियों में एनसीआर के एरिया में पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, वो नहीं बढ़ेगा क्योंकि राइस हस्क यानी स्टबल जो हार्वेस्टिंग के बाद बच जाता है उसको किसान बेच सकेंगे, उनकी इनकम भी बूस्ट होगी इससे। तो इसका इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में पिछले हफ्ते 2G इथेनॉल प्लांट भी इनाग्रेट किया गया, लेकिन राइटर कहते हैं वो इनफ नहीं है। अगर सरकार 2025 से पहले 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करना चाहती है ना, तो उसके लिए ऐसी कई सारी रिफाइनरीज लगानी पड़ेंगी, और सरकार का जो टारगेट है कि हम ऐसी 12 रिफाइनरीज लगाएंगे, तब भी इस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता। यहां पर देखो एक और दिक्कत भी है, जो ये 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट है ना, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को तो कम करता है, लेकिन एक जो की पोल्यूटेंट है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके एमिशन को रिड्यूस नहीं करता है। ये भी बड़ी दिक्कत है। और सबसे लास्ट में एक और चैलेंज की बात की जाती है,
जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, जैसे महिंद्रा, टाटा, ये सारी कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स, इनको बोला गया है कि अब 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपने इंजन्स को उसी प्रकार से तैयार करना स्टार्ट कीजिए। मतलब अब 20% ब्लेंडिंग के हिसाब से पेट्रोल पॉइंट्स बनने चाहिए ना, दूसरे पॉइंट्स भी कार में कुछ, ताकि रस्टिंग ना हो उसके, अदरवाइज तो जंग लग जाएगा ना। तो फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी अपने इंजन में थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। ठीक चीज़ है, हालांकि इतना भी ज़्यादा उनको खर्चा नहीं आएगा उनको, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो इंजन तैयार करना पड़ता है वो उस पर ज़्यादा कॉस्ट आता है। हाइड्रोजन फ्यूल के लिए जो इंजन तैयार करना पड़ता है उसके लिए ज़्यादा कॉस्ट आता है। बायोफ्यूल के लिए उनको ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, लेकिन एक लिखने के लिए पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हाई पॉइंट्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में फोकस किया जाता है किस प्रकार से पिछले 75 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने देश में डेवलपमेंट की है और इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। मतलब अच्छा आर्टिकल है ये। देखो, जब ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के गए थे ना, उस समय इंडिया की जीडीपी थी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ और फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था सिर्फ 50 मिलियन टन। चैलेंजेस नई सरकार के सामने बहुत सारे थे, जैसे लोगों को एजुकेट करना, उनको खाना खिलाना, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना, इंडस्ट्री एंड ट्रेड को प्रमोट करना, इसके साथ साथ कंट्री की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना। तो इस पूरे कंटेक्स्ट में ना साइंस को डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो किसके कंधों पर आ गई? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर, CSIR के ऊपर, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। इमीडिएट प्रायोरिटी CSIR की ये थी, देश में कई सारी लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश करना अपनी छतरी के नीचे, यानी अपनी गाइडेंस में, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना साइंस से संबंधित जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकें। CSIR ने शुरुआत में 5 अपनी ही लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की सरकार और इंडस्ट्री की सपोर्ट की सहायता से, और इन 5 लेबोरेटरीज के लिए इवन क्राउड सोर्सिंग से भी पैसा इकट्ठा किया गया। सिमिलरली देखो, कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश किया CSIR ने किसके साथ में? सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के साथ मिल के CSIR ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्टार्ट किया। इस इंस्टीट्यूट के लिए ना CSIR ने शुरुआत में काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। और देखो फ़ायदा कैसे हुआ, मतलब कैसे कैसे ये सारी जो लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश की गई थी उससे कैसे देश को फ़ायदा हुआ। सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, कैलेंडर सिस्टम ना हार्मोनाइज नहीं था शुरू में। कैलेंडर हार्मोनाइज नहीं था, इसका मतलब ये है, जैसे देखो तमिल कैलेंडर अलग था, तमिल कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत किसी और दिन होती थी। नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग कैलेंडर फॉलो होता था। जो देश का ना एक कैलेंडर आया, पूरे देश का एक कैलेंडर, वो अलग है। कहीं आप सोचो कि 1 जनवरी से साल स्टार्ट होता है, वो तो ग्रिगोरियन सिस्टम है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है। लेकिन जो देश का भी नेशनल कैलेंडर है ना, वो साका इरा के आधार पर है, जिसमें फर्स्ट मंथ जो है चैत्र है, इसको 1957 में अडॉप्ट किया गया था। और कैसे अडॉप्ट किया गया, इसके लिए देखो CSIR के द्वारा ना एक कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी। कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी मेघानंद साहा की अध्यक्षता में। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जो CSIR के द्वारा पब्लिश की गई 1955 में, और इसके बाद 1957 में फिर इंडिया ने साका इरा के आधार पर नेशनल कैलेंडर अडॉप्ट किया। और एग्जाम्पल्स हैं अच्छे अच्छे, जैसे इलेक्शंस होने थे। अब इलेक्शंस में ना कोई पर्सन 2 बार वोट ना दे दे, कैसे इस चीज़ को इंश्योर किया जाए, तो इंक लगाना स्टार्ट हुआ। तो ऐसी इंक डेवलप की गई CSIR के द्वारा जो जल्दी से मिटती नहीं थी। इस इंक में सिल्वर नाइट्रेट होता था। अब इसी चीज़ को ना, अब इसी इंक को बाद में बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट किया गया, मतलब भेजा गया। तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी ये CSIR की। मतलब इस आर्टिकल में ना बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर हम ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो कैसे कैसे डेवलप हुई उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानने को मिलेगा इस आर्टिकल में। अब देखो, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे बड़ा था, आज भी सबसे बड़ा है, तो उस समय होना ही था। तो CSIR के ऊपर ये भी जिम्मेदारी थी कि कैसे ना कैसे करके कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए जिसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले,
तो उन्होंने लेदर इंडस्ट्री को डेवलप करने में एक बड़ा रोल निभाया। यहाँ पे देखिए, अब बताया जाता है आज तो हमारे देश में बहुत अच्छी लेदर इंडस्ट्री डेवलप्ड है, लेकिन उस समय लेदर इंडस्ट्री में 25,000 से भी कम लोग काम करते थे। 1970s में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि ना उस समय जो रॉ लेदर होता था वो हमारे देश से एक्सपोर्ट हो जाता था। लेदर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो नहीं बनते थे हमारे देश में। तो 1970s में ना सरकार ने फैसला लिया, रॉ लेदर को आप अगर एक्सपोर्ट करोगे तो 25% एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। तो ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद तो देखो CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ 1948 में, मतलब पहले ही हो गया था, सरकार ने फैसला बाद में लिया था ये 1970s में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का। तो ये जो इंस्टीट्यूट था ना, इसने कई सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे देखो फर्स्ट एवर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर केमिकल्स इन्होंने डेवलप किया, ताकि सेमी फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट से फिनिश्ड लेदर प्रोडक्ट्स की तरफ देश आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ CSIR और CLRI ये जो इंस्टीट्यूट था ना, इसने नेक्स्ट जनरेशन मैन पावर को डेवलप किया लेदर इंडस्ट्री में। एज ए रिजल्ट CSIR CLRI इस इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर जो पर्सनल एम्प्लॉयड थे ना, वो 40% तो यहीं से ट्रेंड थे। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया CSIR के द्वारा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल दिया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है इंसेक्टिसाइड्स की आवश्यकता होती है। जो वीड वगैरह जनरेट हो जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, फसलों पर अटैक करते हैं, उनको मारने के लिए। तो CSIR ने इंसेक्टिसाइड्स को डेवलप किया। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो आज इंडिया में काफ़ी डेवलप्ड है ना, उसमें भी रोल प्ले किया गया था CSIR के द्वारा। उन्होंने ना anti-HIV ड्रग्स प्रोड्यूस किए। बाद में एक नींव पड़ गई थी हमारे देश में जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ग्रोथ की। मतलब जब CSIR ने anti-HIV ड्रग्स को प्रोड्यूस किया, उसके बाद तो जेनरिक ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी कंपनीज आ गई। इस anti-HIV ड्रग्स से ना एक एक्सेलेटर मिल गया था प्राइवेट जेनरिक कंपनीज को। और इंसेक्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कंपनीज इस्टेब्लिश हुई वो इस प्रकार से हैं: हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। बाद में CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा स्वराज ट्रैक्टर को डेवलप किया गया और एक कंपनी बनी जिसका नाम था पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड 1970 में। तो कुल मिलाकर देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है CSIR का ना बहुत अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में, एरोस्पेस सेक्टर में, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में छोटे छोटे से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स CSIR ने सोल्व की। जैसे 1950s में ना इन्फेंट्स के लिए फूड की दिक्कत थी, तो इन्होंने क्या किया, बफेलो मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट किया और उसे अमूल इंडस्ट्रीज की सहायता से कॉमर्शलाइज करवाया। तो इन्फेंट्स के लिए फूड की दिक्कत खत्म हो गई। आज भी CSIR देखो बहुत प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है। जैसे एरोमा मिशन है, एरोमा मिशन की सहायता से हजारों जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ्स ट्रांसफॉर्म हो रही है। एरोमा मिशन में ना जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, सुगंधित प्लांट्स होते हैं, उनकी कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाता है। जैसे देखो जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें लेवेंडर की कल्टीवेशन से बहुत सारे किसानों को फायदा हुआ है और इसे पर्पल रेवोल्यूशन कहा गया है। तो देखो जैसे CSIR ने बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया ना, आवश्यकता यही है कि आज के समय में भी देश जो है ना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर ध्यान दे, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज पर जिनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा आने वाले समय में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया CSIR के अचीवमेंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।